वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का शाहू स्क्रीनिंग के इस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में। तो बच्चों ये हम जो है लेक्चर नंबर 2 बना रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी सारे जो है क्वेश्चन के आंसर जो है करेक्ट जो है निकाले थे विथ देयर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो उनके एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे आंसर तो करेक्ट थे, लेकिन जो है शाहू स्क्रीनिंग के जितने भी जो क्वेश्चन के आंसर्स की जो की आई है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हम करेक्ट कर लेते हैं बच्चों, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि आपके पास में जो है आंसर की पहले से अवेलेबल है बच्चों। तो बच्चों आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, अपना जो स्कोर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन में हमने जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन बोले थे तो उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। तो उन क्वेश्चन को हम अभी यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं और बढ़ते हैं जो बाकी के बचे हुए 20 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए 20 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि कौन से जो क्वेश्चंस है वो हमें करेक्ट करने हैं। तो देखिए बच्चों, हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 51 में जो पहला ही क्वेश्चन था, तो हमने इसमें मोस्ट प्रोबेबली 2 और 3 ऐसा बोला था, लेकिन बच्चों उनके अकॉर्डिंग जो बोला गया है कि यहाँ पर डीएनए जो है फॉर्मेशन नहीं होता। देखिए बच्चों, अगर सपोज ये सेल प्लेट जो है डिवाइड हो रही है, ठीक है, सेल प्लेट जो है डिवाइड हो रही है, ठीक है, मतलब सेल प्लेट डिवाइड हो रही है मतलब सेल वॉल जो है यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, सेल वॉल जो है क्वेश्चन नंबर 51 के अकॉर्डिंग सेल वॉल जो है यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो सेल वॉल अगर फॉर्म हो रही है तो कंपोनेंट का जो है डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस का भी जो है फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस ही फॉर्मेशन होगा, तो न्यूक्लियस जब फॉर्मेशन हो रहा है तो 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। अभी देखिए न्यूक्लियस में जो कंपोनेंट रहते हैं वो कौन से कंपोनेंट रहेंगे बच्चों, एक तो क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल रहेगा, तो उसमें डीएनए का रहना जाहिर सी बात है। ठीक है, तो एम फेज से लेकर जीवन फेज तक जितना भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो उसमें डीएनए होगा। अगर डीएनए है तो रिप्लिकेशन की एक्टिविटी वो परफॉर्म करना शुरू करेगा। कौन सी फेज में, एम फेज में। यहाँ पर G0 फेज भी होता है, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा G0 फेज, तो क्विंसेंट फेज भी यहाँ पर होता है बच्चों। इसलिए मैंने जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपको बताया था, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो था वो 2 और 3 था, लेकिन उनके आंसर के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 है, सेल ऑर्गेनेल डेंसिटी एंड सेल वॉल कंपोनेंट। सेल वॉल कंपोनेंट तो कंफर्म था बच्चों, तो सेल वॉल कंपोनेंट वहां पर फॉर्म होना था। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है बच्चों वो रहेगा 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा 4th। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था 59। ठीक है बच्चों, 59th क्वेश्चन जो था उसमें देखिए हमने प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो इसमें बोलने का मतलब ऐसा है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लैक है, इसलिए तो ग्रोथ नहीं होगी ट्रंक की। इसलिए वो जो बच्चा जहां पर झूलने के लिए गया, हैंगिंग करने के लिए गया, ठीक है, हैंगिंग करने के लिए गया, तो वहां पर वो ट्रंक की हाइट नहीं बढ़ी थी, ट्रंक की हाइट नहीं बढ़ी, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एब्सेंट है। लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है बच्चों, द ट्रंक इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, सिस्टम ऑफ द प्लांट, बट इलोंगेशन इज नो लॉन्गर ऑकरिंग इन द प्लांट इन द पार्ट दैट ऑफ द ट्री। ठीक है, आप थोड़ा देखिए उसमें और सर्च कीजिए। प्राइमरी ग्रोथ में क्या आता है कि हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो प्राइमरी ग्रोथ में आती है, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये इसमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आता है, कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है बच्चों। लेकिन उनके अकॉर्डिंग सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम का जो ट्रंक वाला जो पार्ट हम बोलते हैं ना, ट्रंक, जैसे ये ट्री ट्रंक है, तो ये ट्री ट्रंक में जो है ये जो पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे उसने झूला बांधा होगा तो यहाँ पर वो झूल रहा होगा, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली उसकी हाइट जो है नहीं बढ़ी, मतलब ये ट्रंक की हाइट जो है वो नहीं बढ़ी, मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बताया था बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आंसर मैंने आपको बताया था 59 का जो आंसर बताया था मैंने 1 बताया था, लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है, आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का, क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर है बच्चों वो है 2। ठीक है, तो आप आंसर की के हिसाब से ही चलिए क्योंकि आपको मार्क्स उसी के बेस पर मिलने वाले हैं।
तो आंसर की के हिसाब से चलिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो मैं एग्जैक्टली तरीके से आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं, प्रूफ करके बता सकता हूं कि इस तरह से हमारा जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट हम चलेंगे बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली आंसर में हमने क्वेश्चन नंबर जो 60 था, क्वेश्चन नंबर 10 जिसको हमने बोला था, क्वेश्चन नंबर 60 जो है, तो उसमें देखिए हमने डी डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में यहाँ पर जो था कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम करेक्ट आंसर कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे बच्चों 62 की तरफ। 62 की तरफ, द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च एंड नॉट ग्लूकोज इज ऑफन यूज्ड एज अ मेजर फोटोसिंथेसिस इन लीव बिकॉज इमीडिएट, क्योंकि ये देखिए बच्चों स्टार्च लीव क्या करेगा कि स्टार्च को यूज करेगा किसके लिए, ग्लाइकोलाइसिस के लिए। ठीक है, स्टार्च को यूज करेगा ग्लाइकोलाइसिस के लिए। हमारा आंसर इसमें आया था बच्चों स्टार्च इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आया था तो वो 1 आया था, लेकिन अभी देखिए कि आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है वो है 2। तो आंसर की के अकॉर्डिंग आप चलिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और कोई डाउट आते हैं तो हम इसमें क्लियरिटी कर सकते हैं एकदम क्लियरली। मेरे पास सभी जो है आंसर की क्लियरिटी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, हाँ, मिस्टर सचिन इज ईटिंग कर्ड योगर्ट फॉर दिस फूड इनटेक इन फूड चेन, ही शुड बी कंसिडर एज ऑक्युपाइंग। तो बच्चों इसमें जो है करेक्ट आंसर जो है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है बच्चों थर्ड टॉपिक लेवल, तो इसका 3 जो है करेक्ट आंसर रहेगा, 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 में इसमें हमारा जो है मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है वो देखा गया था, मोस्ट प्रोबेबली आंसर, जिसमें फंगस और बैक्टीरिया, फंगस भी डिकम्पोजर है, बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर की जो है क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है वो रहेगा 2 फंगस। ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है, इसमें हम मोस्ट प्रोबेबली में थे। नेक्स्ट हम चलते बच्चों 76, क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। इसमें भी हमने मोस्ट प्रोबेबली देखे थे, मतलब करीब करीब हमारे सिर्फ दो क्वेश्चन के आंसर जो है वो क्या हुए हैं, थोड़े मेस्ड अप हुए हैं। वो किस वजह से हुए हैं ये भी आपको मैं बताया हूं, क्योंकि उसके रीजन जो है कुछ और है और उसके आंसर जो है कुछ और डेडिकेट किए गए हैं, इसलिए बच्चों तो उसमें मेस्ड अप किया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें गलत नहीं समझना है, आपको जो है अकॉर्डिंग टू आंसर की ही जाना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है मार्क्स कैरी होंगे, मार्क्स जितने भी मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 में जो है लाइसोसोम्स। ठीक है, हमारा जो मोस्ट प्रोबेबली था तो लाइसोसोम्स के ऊपर ही कंसंट्रेशन था, लेकिन जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है क्या करता है, उसको अराइजमेंट देता है, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें क्रिएट हो गया था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। ये जो थे प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जो आंसर है, 7 आंसर जो है इसमें हमारे थोड़े से मैच्ड अप हो गए थे। तो इसमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरएनए हैज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अभी देखिए बच्चों, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस जब भी होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जब भी होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस में आप देखिएगा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस में कोडॉन्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, जो कि प्रूफ रीडर का काम करते हैं। आपने एमआरएनए में देखा होगा कि कोडॉन्स क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं, इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन। एमआरएनए क्या करता है, डीएनए के पास से एमआरएनए क्या करता है, डीएनए की तरफ से जो है कोड कैरी करता है। एमआरएनए क्या करता है बच्चों, कोड कैरी करता है और इंफॉर्मेशन लाता है कहां तक, इंफॉर्मेशन लाता है आरआरएनए के तरफ। मतलब
जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा mRNA इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो है आंसर जो है वो बताएंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर जो है वो रहेगा 1। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। Electrophoresis is a technique used to separate the molecules based on their charge. In this method, the molecules move toward the electrode having opposite charge. When DNA is subjected to electrophoresis, it moves towards. देखिए बच्चों, अभी जो एनोड होता है, ठीक है, कैथोड और एनोड होता है, ठीक है, तो एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप में आप देखिएगा बच्चों कि ये जो है 4 यहां पर ऑक्सीजन ग्रुप जो होता है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो आप देखते हैं ना डीएनए का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे, यहाँ पर जो रहेगा पेंटोस शुगर के साथ में कनेक्टिविटी रहेगी, देन एडेनाइन ग्वानाइन के साथ में यहाँ पर कनेक्टिविटी रहेगी। तो देखिए बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमेशा किसके तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ, है ना। और एनोड के पास में कौन सा चार्ज है? एनोड के पास में है पॉजिटिव चार्ज। एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में होगा कंपाइलेशन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू द नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में ये क्या होगा? एक दूसरे के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है एनोड। 82 का आंसर है एनोड, एनोड के साथ में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसमें क्या होता? कैथोड। पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्या होता? कैथोड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो कैथोड के बारे में नहीं सोचना, हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है। तो एनोड जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 83। अ बाइसेक्सुअल प्लांट विद जीनोटाइप AB will produce how many different type of gamete? कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे? देखिए, कई बच्चों के मन में जो है वो सवाल आता है कि जब ये गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन जब हो रहे हैं तो जैसे यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल में मियोसिस होता है तो कितनी सेल्स फॉर्म होती है, कितने गैमेट फॉर्म होते हैं? यूनिसेक्सुअल में एक हैप्लॉइड में 4 सेल जो होते हैं वो फॉर्म होता है, डिप्लॉइड में 4 सेल जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर बाइसेक्सुअल है, अगर 2 उसमें जो है गैमेट्स, 2 मतलब पेरेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कितने गैमेट्स फॉर्म करेंगे वो? 1 2 3 4। ठीक है, 4 और 4 8 जो है वो गैमेट जो है फॉर्म करेंगे बच्चों। ठीक है, अपने मियोसिस में अगर देखा होगा 4 सेल फॉर्म होती है, 4 सेल उसमें फॉर्म होती है, तो एक पेरेंट अगर 4 सेल फॉर्म कर रहा है तो बाइसेक्सुअल बोला गया, मतलब 2 पेरेंट यहां पर है। ठीक है, 2 पेरेंट यहां पर है। ठीक है, 2 पेरेंट यहां पर है। बाइसेक्सुअल मींस एक ही प्लांट में, बाइसेक्सुअल मींस हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, तो यहां पर कितने गैमेट फॉर्म करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 83 में आंसर जो रहेगा बच्चों वो रहेगा 8। कुछ 8 नहीं, 3 सॉरी 8 जो है गैमेट फॉर्म करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। Suppose a human zygote has 44 autosome and only one X chromosome, then the zygote will develop into। ठीक है, अभी देखिए 44 ऑटोजोम और ओनली 1 X क्रोमोसोम, तो ये कौन सा? ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों। ठीक है, ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में आप देखिएगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये जो है टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, ये जो है ये टर्नर सिंड्रोम है। तो टर्नर सिंड्रोम में देखिए, टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो फीमेल में होता है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो गायब होता है। लेकिन इसमें जस्ट पूछा गया है कि क्या इसमें मिलेगा, तो इसमें जो मिलेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फीमेल, मतलब
ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा, फीमेल। और ये रहेगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, नंबर 1 टर्नर सिंड्रोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, ह्यूमन मेल हैज, ये कोई भी बच्चा बता देगा, ह्यूमन मेल हैज 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। ठीक है, 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर रहेगा, द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट, ये भी कोई भी बता देगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर 3 है पिरामिड ऑफ नंबर, ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए बच्चों पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 में चलिए, some organs are present in our body are actually non-functional and they are called vestigial organ. Which of the following vestigial organ present in human male is actively functional in bull? अभी देखिए ह्यूमन में अगर आप देखोगे तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है काफी सारे हैं, जैसे ईयरलोब को वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है, ईयरलोब को वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। और वर्मीफॉक्स फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, उसको भी वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में जो कॉर्सिक्स होती है, ठीक है, हॉर्स टेल जो होती है स्पाइनल कॉर्ड में, उसको भी क्या बोला जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। लेकिन ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बुल में रहता है, एक्टिव रहता है, और हम में एक्टिव नहीं रहता? तो देखिए बच्चों वर्मीफॉक्स फॉर्म अपेंडिक्स जो है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जनरली हर्बीवोर्स जो होते हैं ना बच्चों, हर्बीवोर्स में एक्टिव होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो ग्रीन ग्रास जो होते हैं वो ईट करते हैं। ग्रीन ग्रास ईट करने की वजह से क्या होता है, ग्रीन ग्रास ईट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल्यूलोज उनको डाइजेस्ट करना होता है। सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा ऑर्गन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये उनमें एक्टिव होता है। बुल में ही नहीं तो काऊ में भी ये एक्टिव होता है, काऊ में भी ये एक्टिव होता है, गोट में भी ये एक्टिव होता है। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इनमें एक्टिव होता है। तो देख, और ये कार्निवोर्स में एक्टिव नहीं होता, और कार्निवोर्स का एलिमेंट्री कैनल जो होता है एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स वो काफी छोटा होता है। ठीक है, तो उसमें सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं करना होता, इसलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज, मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस जो है, ऑप्शन नंबर ए फोसिल, ऑप्शन नंबर 2 एम्ब्रियोज, ऑप्शन नंबर 3 मार्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 वेस्टिजियल ऑर्गन्स। देखिए एम्ब्रायोज जो है, एम्ब्रायोज एक डेवलपमेंट के बाद में क्या हो जाता है कि उसका अलग रूप हो जाता है। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी में जो आप देखोगे तो स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, वेस्टिज, अभी कोई भी एनिमल हमेशा के लिए जिंदा तो नहीं रहता है ना। तो देखिए बच्चों ये सारे, इन सभी का कन्वर्जन जो होता है फोसिल में ही होता है, इसलिए फोसिल जो है क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा फोसिल। फोसिल जो है वो क्या रहेगा, वो एक डायरेक्ट एविडेंस रहेगा, वो डायरेक्ट एविडेंस रहेगा। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट एविडेंस इसको बोला जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है, नीता's मदर फेल इल एंड डॉक्टर डायग्नोज हर विथ पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया देखिए किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, शी फेल्ट लेथार्जिक एंड डिड नॉट हैव एनर्जी टू डू वर्क, विच इज द विटामिन व्हिच डिफिशियंसी कॉज दिस डिसीज। ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो ये डिसीज जो है कॉज करता है। ठीक है, तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर
में सीधा सा यहाँ पर दिख रहा है विटामिन बी के वजह से लेथर्जिक फील होता है और प्रीनिशियस एनीमिया जो होता है जनरली वो एक्सपांड होता है। ठीक है बच्चों, प्रीनिशियस एनीमिया जो होता है एक्सपांड होता है। तो इसमें विटामिन B12 जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर वो रहेगा प्रीनिशियस एनीमिया। तो इसमें विटामिन B12 जो रहेगा करेक्ट रहेगा, विटामिन B12 करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। देखिए इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफन गो फ्रॉम वन हाउस टू अनदर एवरी ईयर एंड रिक्वेस्ट पीपल टू टेक देयर इन्फेंट्स टू पल्स पोलियो बूथ टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स टू देम। ठीक है, 2 बूथ जिंदगी के आपने सुना ही होगा। ठीक है, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट या फिर डेट उसमें दी जाती है। व्हाट इज द की सिम्टम्स ऑफ पोलियो? व्हाट इज द की सिम्टम्स ऑफ पोलियो? ये देखिए बच्चों, आप किसी भी कोई भी अगर रहे, ठीक है, ये हर बच्चा आंसर कर सकता है। इसमें ऑप्शन 1 न्यूमोनिया दिया है, ऑप्शन 2 कैंसर ऑफ स्टमक दिया है, ऑप्शन 3 दिया है पैरालिसिस इन लेग्स एंड आर्म्स, ऑप्शन 4 दिया है लीवर सिरोसिस इसमें दिया है। तो देखिए बच्चों, इसमें पैरालिसिस इन लेग्स एंड आर्म्स, इसमें पैरालिसिस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होता है रहेगा वो रहेगा 3। ठीक है, इसमें पैरालिसिस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पैरालिसिस होने के इसमें चांसेस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। बोथ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू विच डिसऑर्डर इन द ऑर्गन। ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर इसमें आपको देखने को मिलता है बच्चों? देखिए, ओवर प्रोडक्शन अगर हो गया किसका? एसटीएच का, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ओवर प्रोडक्शन अगर हो गया तो इसमें जिगेंटिज्म या फिर एक्रोमेगली हो सकता है। ठीक है, जिगेंटिज्म या एक्रोमेगली। अभी जिगेंटिज्म आप देखोगे तो जिगेंटिज्म किस में होता है? जनरली आप एडल्ट्स में ये जो जिगेंटिज्म है ये देखने को मिलेगा, लेकिन एक्रोमेगली जो होता है वो टीनेजर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे खली का एक एग्जांपल देख लिए तो खली का एग्जांपल, उसको एक्रोमेगली भी है और जिगेंटिज्म भी है, मतलब एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है। अगर उसी का अंडर प्रोडक्शन हो तो डॉर्फिज्म जो है, डॉर्फिज्म उसमें आने के चांसेस रहते बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर जो रहेगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर जो रहेगा 3। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। A student is unable to see clearly the word written on the blackboard placed at the distance of approximately 3 meters from him. What is the defect of vision the student is suffering from? ऑप्शन नंबर A1 है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर 2 है मायोपिया, ऑप्शन नंबर 3 है प्रेसबायोपिया, ऑप्शन नंबर 4 है ग्लाउकोमा। तो देखिए बच्चों, जो मायोपिक पर्सन होते हैं, जैसे कि मैं खुद मायोपिक पर्सन हूं, मुझे ज्यादा दूर अगर बैठा दिया गया तो ये बोर्ड पढ़ के जो वर्ड्स है वो अपीयर नहीं होते, मतलब मैं मायोपिक हूँ। ठीक है, जो मुझे मायोपिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो आंसर रहेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा करेक्ट रहेगा। मायोपिया यहाँ पर करेक्ट रहेगा बच्चों। ठीक है, मायोपिया यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए, इन द गिवन डायग्राम, यहां पर जो किडनी का डायग्राम दिया गया है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन। ठीक है, यहां पर किडनी का सिंपल सा यहां पर डायग्राम दिया गया है। ठीक है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन जो है यहां पर रहेगी। तो इसमें देखिए, जो रेनल आर्टरी और रेनल वेन जो है यहां पर, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूरिया कॉन्सेंट्रेशन यहां पर बोला गया है। ठीक है, डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूरिया कॉन्सेंट्रेशन। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों? सबसे पहले तो ये यूरेटर जो है आपका, ये जो यूरेटर है, तो वो यूरेटर में क्या रहेगा कि डिक्रीजिंग जो है वो यहां से शुरू होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात कर रही है। तो रेनल आर्टरी जो है
रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी और रेनल वेन जो है उसके बाद में आएगी, ठीक है। मतलब सी बी ए, ठीक है, यूरेटर, रेनल आर्टरी और रेनल वेन, इस तरह से रहेगा। तो सी बी ए जो रहेगा उसका करेक्ट आंसर रहेगा। सी बी ए जो रहेगा बच्चों वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर रहेगा सी बी ए, क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। अभी सिर्फ 6 ही क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है, तो 6 क्वेश्चन हम निपटा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए, यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन के लिए मैं यहाँ पर रीड करता हूँ, काफी जो है रिटर्न पार्ट है। यूनिपोलर न्यूरॉन में देखिए बच्चों, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली एंड फाउंड यूजुअली इन एम्ब्रायोनिक स्टेट, ठीक है। जो सेल बॉडी होती है उसको एक ही एक्सॉन होता है, ठीक है, और यूजुअली फाउंड होता है एम्ब्रायोनिक स्टेज में, यूजुअली फाउंड होता है एम्ब्रायोनिक स्टेज में। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, ये जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में, ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में। नेक्स्ट चलते बच्चों बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में देखिए, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन एंड इट इज फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। बाइपोलर न्यूरॉन जो होता है फाउंड होता है रेटिना ऑफ आई में, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन जनरली रेटिना ऑफ आई में होता है, ठीक है। नेटिजन्स के अगर बच्चे होंगे तो उनको पता है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन मतलब इसमें देखिए कि सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्रॉन्स एंड फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मल्टीपल उसमें डेंड्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर रहेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर वो रहेगा करेक्ट, वो रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर जो रहेगा वो 1 रहेगा। नेक्स्ट चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 95 पर, क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर देखना है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बाथ स्पॉन्ज विल हैव रेडियल सिमेट्री नहीं होती, वो असिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। बाथ स्पॉन्जेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पिलोज एंड कुशंस। यू स्पॉन्जिया जो होता है बच्चों, आपने पोरीफेरा में अगर यू स्पॉन्जिया का नाम पढ़ा होगा, यू स्पॉन्जिया के बारे में सुना होगा, तो पिलो और कुशन के लिए उसको बनाया जाता है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, महीन किया जाता है, महीन मीन्स उसको सॉफ्ट बनाया जाता है, उसके बाद में उसको पिलो और कुशन के लिए यूज किया जाता है। लीवर फ्लक्स शो रेडियल सिमेट्री नहीं, लीवर फ्लो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। लीवर फ्लक्स जो है वो रेडियल सिमेट्री शो नहीं करता। देन कॉलर सेल आर स्पेसिफिक फीचर ऑफ निडारिया नहीं, कॉलर सेल जो है निडारिया में प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 95 का, क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। काफी सिंपल सा है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई एनिमल फ्रॉम गिवन एग्जांपल हुज बॉडी डज नॉट हैव रियल ऑर्गन एंड वेरी फैमिलियर पैरासाइटिक वॉर्म्स। फैमिलियर पैरासाइटिक वॉर्म्स जो होते हैं, फैमिलियर पैरासाइटिक वॉर्म्स, अभी देखिए, अभी एस्केरिस अगर देखोगे आप, ठीक है, एस्केरिस अगर देखोगे, एस्केरिस और वुकेरिया इनके बारे में ज्यादा सुनने को होता है। एस्केरियासिस जो छोटे बच्चों में होता है, जो मिट्टी में खेलते बच्चे, उनको एस्केरियासिस। ऐसे वॉर्म्स जो होते हैं ना, वॉर्म्स अगर आपने देखा होगा किसमें आते हैं एस्केरिसिस, एस्केरिस जो होते हैं वो आते हैं एस्केलमिंथेस में, ठीक है। वुकेरिया भी एस्केलमिंथेस में आता है, वुकेरिया से एलिफेंटियासिस होता है, ठीक है। तो इनमें आते ही है। तो ये फैमिलियर नेचर इसलिए शो करता है क्योंकि ये आपके बॉडी पर होस्ट बनकर रहते हैं, बॉडी में आपके जितना भी है पैरासाइट रहते हैं, ये आपके बॉडी के होस्ट को ये किडनैप कर लेते हैं और उनके साथ में रहना शुरू कर लेते हैं, इसलिए इनको जो है फैमिलियर नेचर जो है इनका बोला गया। 96 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बच्चों, ठीक है। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं 97 की ओर। इसमें देखिए वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम, वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम जो होता है वो होता है इकाइनोडर्मेटा में। इसको वाटर वस्कुलर सिस्टम ही बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है दूसरी लैंग्वेज में, वाटर वस्कुलर सिस्टम। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल जो है वो है आर्थ्रोपोड्स, वो है आर्थ्रोपोड्स, ठीक है।
सेगमेंटेड एनिमल विथ पैरापोडिया, पैरापोडिया जो होता है बच्चों वो होता है नेरिड्स में, ठीक है, पैरापोडिया जो होता है वो होता है नेरिड्स में, नेरिड्स किस में आता है, एनेलिड्स में, ठीक है, एनेलिड्स में आता है। नेक्स्ट आता है सिंचिरोपस स्प्लेंडिडस, ठीक है, सिंचिरोपस स्प्लेंडिडस, इसमें देखिए मैंडेरियन फिश जो होती है, मैंडेरियन फिश, इसमें सिंचिरोपस स्प्लेंडिडस इसको बोला जाता है। तो इसमें देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है, ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1 और डी का 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का देखिए, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर 1 है स्लाइमी स्किन, ऑप्शन नंबर 2 है इल लाइक बॉडी, ऑप्शन नंबर 3 है स्किन कवर्ड विद स्केल्स, ऑप्शन 4 है एक्टोपैरासाइट और बोरर्स, ऑप्शन नंबर 5 है ब्रेथ थ्रू लंग्स। इसमें देखिए बच्चों फॉलोइंग कैरेक्टर साइक्लोस्टोमेटा का, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा में ये जो कैरेक्टर्स है, जिसमें देखिए साइक्लोस्टोमेटा की जो बॉडी होती है स्लाइमी स्किन होती है, इल लाइक बॉडी होती है, देन एक्टोपैरासाइट और बोरस होते हैं, ठीक है, एक्टोपैरासाइट और बोरस ये होते हैं। तो इसमें कैरेक्टर 3 कैरेक्टर्स जो हो रहे हैं वो मैच हो रहे हैं, बाकी के कैरेक्टर्स इसमें मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप ध्यान में रखिए। देन चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। पिक करेक्ट कैरेक्टर ऑफ हर्डमेनिया, करेक्ट कैरेक्टर ऑफ हर्डमेनिया, इसमें देखिए ए दिया है ट्यूनिक इज आउटर कवर बॉडी, बराबर है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, नहीं, नोटोकॉर्ड जो होता है सिर्फ लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज में, लार्वा की टेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड, बाकी इंटायर लाइफ में मेटामॉर्फोसिस जैसे जैसे होता है, एडल्ट फॉर्म जैसे जैसे बनता है, तो उसमें क्या हो जाता है, टेल का डिस्क्रिमिनेशन होता है, टेल नहीं होती। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन, ये बराबर है, ठीक है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, नहीं, उनका ब्रेन जो है क्रेनियम से प्रोटेक्टेड नहीं रहता, सिर्फ उनका ब्रेन क्रेनियम से प्रोटेक्टेड रहता है जिनके अंदर बोन्स होती है, ठीक है, जिनके अंदर बोन्स होती है, कार्टिलेज जिनके अंदर होती है उनका क्रेनियम से लेना देना नहीं है, जिसके अंदर बोन्स होती है उसका ही क्रेनियम से क्या होता है, जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है। एडल्ट मेटामॉर्फोसिस इनटू लार्वा आफ्टर सेटलिंग डाउन एट बॉटम ऑफ सी, नहीं, ये नहीं होता, ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और सी बराबर है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 99 में, क्वेश्चन नंबर 99 में जो आंसर है वो है 2, ए एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं। नॉन सेगमेंटेड एनिमल्स हुज बॉडी इज कवर्ड बाय टफ क्यूटिकल बिलोंग टू फाइलम, टफ क्यूटिकल, चिटिन जिसके बॉडी पर सबसे ज्यादा होता है, चिटिन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो चिटिन जो होता है बच्चों इसमें आप देखिए एस्केलमिंथस की बॉडी पर चिटिन सबसे ज्यादा होता है, और एस्केलमिंथस की बॉडी जो होती है, एस्केलमिंथस की बॉडी जो होती है वो नॉन सेगमेंटेड होती है, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी किसकी होती है, मेटामेरिज्म किस में दिखाई देता है, एक तो प्लेटीहेलमिंथस में मेटामेरिज्म दिखाई पड़ता है, ठीक है, एनालिड्स में मेटामेरिज्म दिखाई पड़ता है, कुछ ऑर्थोपोड्स में मेटामेरिज्म दिखाई पड़ता है, ठीक है, सेगमेंटेशन दिखाई पड़ता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 3, ठीक है बच्चों, इतना आपके पास में है डाटा, तो आप देख लीजिएगा एक बार। उसमें देखिए बच्चों जो काफी सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स है, काफी सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो हमारे पिछले बार इससे मैच नहीं कर रहे थे आंसर की से, लेकिन जो है मैं आपको प्रूफ के साथ इसमें बता सकता हूँ कि क्या इसमें गड़बड़ है और क्या इसमें आप जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, इवन आप फ्यूचर में भी कभी ऐसे जो क्वेश्चन के आंसर है वो इजीली दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलते हैं और देखेंगे बाकी क्वेश्चन, या फिर जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद लगती है तो हमारी एकेडमी जो है आपको मदद करेगी, ठीक है बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही।